अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कौमी मंजरनामे पर आप लोग जानते हैं कि तमाम सियासी मामलात ये अदलिया के साथ हुकूमत की महाजराई हो या फिर इमरान खान साहब के जो बयानात हैं इलेक्शन के इशू के हवाले से भी और वैसे भी ये तो हैं ही, लेकिन मैं ज़्यादा एक परेशान कुन खबर पहले उसका जिक्र करना चाहती हूँ जो दहशत गर्दी का मामला है वो मुल्क में बहुत संजीदा नौयत इख्तियार करता जा रहा है। तवातर के साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ज़िला अपर कुर्रम में हाई स्कूल में फायरिंग का पेश आया और इस अफसोसनाक वाक़े में 7 असातिज़ा जाँ बहक हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाक़या हर एतबार से भी है क्योंकि हम एक बहुत ही इससे पहले जो APS का वाक़या है उसके ट्रॉमा से आज तक एज अ कौम निकल नहीं पाए हैं। तो जैसे ये खबर आई दिल दहल गए, बहुत परेशानी का आलम है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो बताती है कि नामालूम अफराद ने स्कूल स्टाफ रूम में घुसकर ये फायरिंग की है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, इससे पहले ही आज सुबह एक और वाक़या पारा चिनार में भी पेश आया था जहाँ पर चलती गाड़ी में इसी नौयत का वाक़या था, फायरिंग की गई और एक स्कूल टीचर को वहाँ पर कत्ल किया गया। फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का वाक़या पेश आया और पाक फ़ौज के 6 जवानों ने शहादत पेश की। और ये तमाम जो मामलात हैं ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही सख्त जो है वो लम्हा फ़िक्रियाँ हैं कि एक्चुअली सिक्योरिटी के महाज के ऊपर सूरत हाल कैसी है। ये इनके ऊपर जो है वो हम आने वाले दिनों के में तफसीली प्रोग्राम्स भी करेंगे और उसका जायज़ा भी लेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत और अदलिया की महाज आराई, आज 2 मज़ीद ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने इसमें बेपनाह इजाफा कर दिया है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो आम इंतखाबात हैं वो एक साथ करवाने से मुतालिक केस जो है उसको कल 11:30 बजे तक समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। लेकिन ख़ास बात वही है जो एक वीक पॉइंट है जो हुकूमत जिससे उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, वो यही है कि इस केस की समाअत भी वही 3 रुकनी बेंच करेगा जिस पर हुकूमत का एतराज़ है। और हमने देखा कि उसके फौरी बाद रद्द अमल भी आया। मुआवने खुसूसी मलिक अहमद खान साहब ने आके मुतालबा दोहराया है जो मुतालबा बार बार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि अदालत फुल कोर्ट बेंच बनाए ताकि मामला हल हो सके। तो अब हमने कल देखना है कि अदालत की तरफ से क्या कोई इंतहाई सख्त फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है। जिस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम PTI का है, जिनकी मुतफरिक दरख्वास्त इस हवाले से PTI की तरफ से जो अदालत में दायर है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए और उसमें वजह हुकूमती रवैये को भी एक करार दिया गया है। डेडलॉक की सूरत हाल जो रही, फिर हुकूमत वाज़े तौर पर अदालती अहकामात मानने से इनकार कर रही है और तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी नज़र-ए-सानी अपील दायर की हुई है। तो कल क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि इस महाजराई के अंदर एक जो दूसरा बहुत बड़ा इजाफा आज हुआ है वो कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की तहकीकात करके 15 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश करने का जो हुक्म दिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने पहले ही रजिस्ट्रार से सुप्रीम कोर्ट का 10 साल का ऑडिट रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। आज इल्ज़ाम भी एक सर्विंग जज के ऊपर लगाया गया कौमी असम्बली में और ये भी तकाजा किया गया तो क्या ये महाजराई के अंदर ऐड ऑन करेगा, तो कितना ऐड ऑन करेगा, हमारी इस पर बात होगी। एक और अहम इशू है, मैं चाहती हूँ कि उसको हम संजीदगी से आज एक डिस्कस करें एक बार फिर, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार अपनी जान को ख़तरे की बात कर रहे हैं। आप आगाज़ में भी सुन रहे थे कि वो बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि मुझे किसी और से ख़तरा नहीं है, मुझे एक ही शख्स से। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि जब इमरान खान साहब को अदालत में हाज़िरी की उनकी बात आती है तो पूरे ज़ोर शोर के साथ ये मसला उठाया जाता है, ना सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक बल्कि खान साहब खुद भी ये बात करते हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि अगर इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी इत्तलात हैं कि जिससे वो समझते हैं कि वो कैटेगोरिकली सबको एक तरफ रखते हुए एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे या एक इदारे की तरफ डायरेक्ट करेंगे अपना इल्ज़ाम और फिर जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाएंगे वो एक सर्विंग शख्सियत हो, तो इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। हम इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब के पास ऐसे कोई सबूत है या ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं और उस मौके की मुनासबत से इल्ज़ामात होते हैं जब उनको अदालत में पेश होना होता है। कितना संजीदा लिया जाए एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म की बात करने को। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, जमशेद इकबाल चीमा साहब तहरीक इंसाफ और इमदाद सोमरो साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनसे हम उनका तज्ज़िया इन तमाम मामलात के ऊपर हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आगाज़ शैला साहिबा आपसे करना चाहूँगी। पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो अदलिया के साथ महाजराई का मामला है, तो ये जो पिछले कुछ दिनों से एक माहौल सेट किया जा रहा था कौमी असम्बली के अंदर, बज़ाहिर नज़र आता है कि उसके कोई बहुत ज़्यादा ख़ास असरात आज के दिन की हद तक नहीं हुए हैं। अदालत का वही 3 रुकनी बेंच बैठेगा कल मामले को सुनने के लिए, तो क्या कुछ फ़ायदा हुआ बजाय इसके कि अदलिया को मामला जो है वो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर डिस्कस हो और तनकीद हो? कोशिश थी कि डायलॉग की जाए और डायलॉग का रास्ता खोला जाए, और क्योंकि जब डायलॉग शुरू भी हुआ
तो कोशिश ये होती है, जो दुनिया में डायलॉग होते हैं, कि जो दोनों तरफ से दोनों फ़रीक़ैन या जितने भी फ़रीक़ैन हैं उनकी जानिब से जो लोग आएँ वो वहाँ बात करें, और वहाँ की बात उस वक्त तक कि जब तक के मामलात किसी नतीजे पे पहुँचें बाहर ना आए। और हुकूमत की तरफ से ये बात की भी गई कि जब तक बात हो रही है हुकूमत के वो लोग जो कि डेलीगेशन में वो नहीं बोलेंगे। लेकिन इमरान साहब ने सबसे पहले जो है ये बात की कि अगर मैंने तो टीम को कह दिया है कि 16 मई हो तो ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है। तो मामलात वहीं से ख़राब हो गए जब एक तंजीम जिससे इस एतबार से तो शैला साहिबा जो, क्योंकि इमरान खान साहब खुद डेलीगेशन का हिस्सा तो नहीं थे, तो इस एतबार से तो नून लीग के वफाकी वज़रा भी उस वक्त ऐसे बयानात दे रहे थे कि हम इस बातचीत में हिमायती नहीं है, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो फिर उनको भी एक वजह करार दिया जा सकता है मुज़ाकरात की नाकामी की? आप देती हैं उनको भी मैं इसलिए नहीं देती कि उनके सरबराह की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई थी, और जो पार्टीज़ इसमें बैठी थी, पीपल्स पार्टी, MQM, उन्होंने भी, उनके सरबराहान ने बात नहीं की थी। सबसे पहले सरबराह इमरान है जिनसे बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये बात की और उसके जवाब में फिर जाहिर है कि वो लोग जो बाहर थे कमेटी से उन्होंने बातचीत की। और मैंने भी फिर यही कहा कि अगर आप मुझे जब मौका मिला किसी टॉक शो में, तो मैंने कहा कि अगर ये बात बाहर से इमरान साहब ने की है तो फिर उन्हें डेलीगेशन नहीं भेजना चाहिए था। और यही बात हम कह भी रहे हैं, क्योंकि अगर एक असेंबली, देखिए असेंबली में जो चीफ मिनिस्टर होता है, वज़ीर आला होता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो असेंबली के तमाम मेंबरान हैं। और जब वज़ीर आला को मुंतखब किया जाता है उससे पहले वो एक MPA ही होता है सिर्फ, लेकिन सारे MPA मिलकर जिसे ज़्यादा वोट देते हैं वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म सेलेक्ट होता है। तो एक वज़ीर आला उस वक्त तक असेंबली नहीं तोड़ सकता जब तक कि उसको 100% तो उसको चैलेंज नहीं किया गया ना शैला साहिबा? उसके फौरी बाद इसको चैलेंज कर दिया जाता है असेंबलियों की तहलील को, इस तरफ भी नहीं गई हुकूमत, और कुछ बहुत सारी चीजें जो बाद में मैं मानती हूँ कि वाकई ये गलती थी, लेकिन खुद नोटिस तो हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ों पे हो रहा है और इस पे हो सकता था। और दूसरी बात जो है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने एक गैर आइनी काम कर लिया कि उन्होंने अपने इलेक्टोरल कॉलेज से, जिसको वो खुद कह रहे थे 99% लोग मुत्तफिक नहीं हैं, उन्होंने नहीं लिया, तो दूसरे लोग, दूसरे CM कैसे ही असेंबली तोड़ दें, इसके बहुत बुरे असरात होंगे, जिस पे अगर आप चाहें तो मैं इसी सेगमेंट में गुफ्तगू कर लूँ, वरना आप ज़रूर कीजिएगा। मैं चीमा साहब का कमेंट लेके फिर जब आपकी तरफ आऊँगी। चीमा साहब, ये जो मामला आज अदालत की तरफ से बेंच बनाया गया है, काफ़ी एक तमाशे की सी सूरत हाल है और बड़ी परेशान कुन भी है कि जब रियासत के दो सतून आमने सामने आ जाते हैं, जो कौमी असम्बली के अंदर जिस किस्म की बातें हुई और एक मुतालबा है, लेकिन और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी ये बात कही है कि तमाम 15 जजेस जो है उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्की मफाद के लिए अपने आप इख्तलाफात को बुला दें। तो यानी खान साहब ने भी एक्नॉलेज कर लिया इस बात को कि इख्तलाफात मौजूद हैं। आप नहीं समझते कि आज अगर फुल बेंच बन जाता तो कल हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मामलात के सेटल होने के हवाले से? देखिए, ये आप कह लें कि समझना और बात है, और कानून का या आइन का यू कैन से कि तकाजा और चीज़ है। राय मुख्तलिफ हो सकती है, राय यू कैन से कि जजमेंट मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी, लेकिन मेरी राय या मेरी जजमेंट जो है, ये मेरी यू कैन से एक पसंद नापसंद जो है, उसका किसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा वो मैंने भी मानना है, आपने भी मानना है, और रियासत चल ही तब सकती है कि अगर वो डिसीजन माना जाए तो। बाकी जो है कि अगर आपने डिसीजन नहीं मानना, चीमा साहब, इसीलिए तो गैर मामूली सूरत हाल है ना सर। यहीं पे ऐड कर देती हूँ अपना सवाल।
सर एक सवाल ऐड कर देती हूँ, ये इसीलिए तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है, तभी तो ये डिबेट इस तरीके से हो रही है यहाँ पर। हुकूमत इनकारी है इस बेंच के फैसले मानने से, और उसमें बहुत सारे और इवेंट्स ऐड ऑन करते हैं। आप देखते हैं कि जिस तरीके से आप वो पूरे अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के एहतसाब की बातें भी कर रहे हैं, और फिर आपके हक में कुछ जज साहिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये गैर मामूली सूरत हाल के गैर मामूली कुछ अहकामात नहीं, कुछ सिलसिला नहीं होना चाहिए था उसके जवाब में? नहीं, गैर मामूली आप कह लें कि जो भी होगा वो इनकी मर्जी का तो नहीं होना ना। जब तक फैसला इनकी मर्जी का नहीं होगा, और वो फैसला ये है कि आइन तोड़ दें, आइन की कोई मसला नहीं है, कानून तोड़ दें, कानून की ज़रूरत नहीं है इस मुल्क में। आप 2 खानदानों को, 3 खानदानों को सर्व करें, किसी आप कह रहे ताकतवर को सर्व करें, जो वो चाहता है वो करें, तो फिर बात बनती है। और वो ताकतवर जो है वो हमारे साथ हो तो फिर उसको सर्व करें। दूसरा ये कि हम अगर ताकतवरों के साथ हों तो हमें सर्व करें। बात तो यहाँ की हो रही है, ये तो नहीं है कि आप कह लें कि वो आप फुल बेंच हो तो वो फैसला कबूल हो जाएगा, या आप कह लें कि 8 जज हों तो फिर फैसला कबूल होगा, 12 हो, 13 हो, 15 हो, कितने, मतलब ये इशू तो नहीं है। इशू तो फैसला मेरी मर्जी का होना चाहिए, फैसला मुझे सूट करता हो, और उसका आइन से कोई तल्लक ज़रूरी नहीं है। उसका तल्लक अगर आइन से हो तो मुझे जब आइन सूट करता है तो मैं आइन की बात करूंगा, ये करूंगी, और जब मुझे आइन सूट नहीं करता मैं आइन से हट के बात करूंगी। मेरे और मेरे ख़ानदान को, मेरी फैमिली डायनेस्टी को वो सूट करना चाहिए। बेसिक बात तो ये है। इस वक्त मुल्क चला गया बिगड़े बच्चों के पास। बिगड़े बच्चे जो हैं उनके पास बेतहाशा पैसा है, ताकत बेतहाशा है, और पैसा ताकत बाकी लोगों को भी चाहिए, कहीं ना कहीं से चाहिए। जो पकड़ लेता है वो सुपारी पकड़ ले, पैसे पकड़ ले, कहीं से आप कह रहे हुक्म पकड़ ले, किसी मुल्क को सर्व करना हो वो पकड़ ले, तो आके सर्व करना शुरू कर देते हैं और अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं। कभी पाकिस्तान के 75 साल तारीख में स्वाय मार्शल लॉ के, स्वाय मार्शल लॉ के आप कह लें कि मुशर्रफ, याहिया, अयूब और ज़िया, इन 4 लोगों के अलावा कभी किसी ने अदालत के साथ ऐसे किया है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग कर रही हैं, और या पीडीएम की गवर्नमेंट कर रही है? 4 डिक्टेटरों के अलावा कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो? ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि इस मुल्क में जमहूरी गवर्नमेंट नहीं रही, ये माफिया की गवर्नमेंट है, क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है। ठीक है चीमा साहब, मैं आगे लेके जाती हूँ। जो आपने बिगड़े बच्चों वाली बात की, इसका आगे जाके शैला साहिबा से मैं जरूर पूछूंगी। सर मुझे अगर इजाज़त है मैं सोमरो साहब को भी इसमें शामिल करती हूँ, हम इस पर मजीद तफसीली आगे फिर करते हैं बात। सोमरो साहब, जो बातें हो रही हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर वो आप सुन चुके हैं। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का 10 साला ऑडिट रिकॉर्ड भी अब मांग रही है। एक मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के असासों की छानबीन और उनके हवाले से ये मामला भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आज भेज दिया गया है। ये तमाम खामियां हुकूमत को याद आ रही हैं, पार्लियामान के काम में मुदाखलत की बात भी याद आ रही है, लेकिन इल्ज़ाम और तासुर इसकी टाइमिंग के हवाले से ये है कि ये सारी चीज़ें अपने मफाद के हिसाब से उनको याद आ रही हैं, क्योंकि वो इलेक्शन से हर सूरत में भागना चाहते हैं। तो क्या दुरुस्त है ये तासुर? देखिए, तासुर तो ये दुरुस्त है कि हुकूमत ज़ाहिर इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और ये भी ठीक है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, आइन की एक पोजीशन है। लेकिन ये मामला इंतखाबात से कहीं आगे का है। अब साहब, ये मामला 58(2)B को एक और तरीके से इस्तेमाल करने का है। इमरान खान साहब ने गलत किया या ठीक किया, उन्होंने अपने साथियों का, अपने सीएम का, अपने जो पार्टी रहनुमा हैं उनका मशवरा माना या नहीं माना, उन्होंने डिक्टेट किया या राज़ी करके एक फ़ैसला करवाया असेंबली तोड़ने का, लेकिन उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। अब जोर ये दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके कि सिंध वाले भी असेंबली तोड़े, बलूचिस्तान वाले भी असेंबली तोड़े और कौमी असेंबली भी तोड़ी जाए। भाई अगर इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं कि मुझे बाजवा साहब ने कहा था कि असेंबलियाँ तोड़ दें इंतखाबात मिल जाएंगे, वो अगर उनकी कैलकुलेशन गलत थी, अगर वो बाजवा साहब के हाथों धोखा खा गए, तो फिर इसकी गलती बाकी 3 असेंबलियों को, इस गलती की सज़ा बाकी 3 असेंबलियों को क्यों दी जाए? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस मामले को सिर्फ और सिर्फ पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रखती तो फिर तो ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंचायत लगवा दी। पंचायत का बेसिक जो है वो जो नेगोशिएशन हुई, मुज़ाकरात तो सियासत में होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता क्या था? मुज़ाकरात के जरिए 3 सूबों की, 3 असेंबलियों को कबल अज़ वक्त तोड़ने की डिमांड की जा रही थी, कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने की डिमांड की जा रही है। अब जिस पर आप देखें तहरीक इंसाफ की जो मुतफरिक दरख्वास्त है, उसका टोटल जो आप अपना निकालेंगे, मतलब उसका निकालें, तो वो ये है कि जी 14 मई को इंतखाबात करवाएं या फिर कबल वक्त दूसरी असेंबलियाँ तोड़ दें। और दूसरा चीज़ ये है कि
सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैक्सिमम आइन के ऊपर रहे और आइन के ऊपर ही अमल दरामद करवाए, ठीक है। अब आते हैं मज़ार अकबर नकवी साहब वाला मामला। जब चीज़ें खला में होती हैं तो फिर कोई ना कोई खला पुर करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जी सियासतदान अपना काम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को वो काम करना पड़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत। अभी चीमा साहब मेरे मोहतरम है, उन्होंने कहा कि जी 4 आमिरों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ वो नहीं किया जो हुकूमत कर रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 आमिरों के साथ किया, उनको जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया आइन तोड़ने पर, वो यहाँ पर भी ज़रा थोड़ा सा देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। यानी एक जज साहब जो है उनके ऊपर रेफरेंस आया हुआ है, रेफरेंस सुने बगैर, रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बिठाए बगैर हमारे अगर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि ऑडियो क्रेडिबल नहीं है और ये रेफरेंस नहीं सुना जाएगा, तो ये जो बगैर, क्योंकि आईनी प्रोसीजर है, अगर वो अडॉप्ट नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट इंटरवीन करती है, तो फिर महाज़ारा इसी तरह होगी। अगर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए, आप देखिए सजाद अली शाह साहब वाले टाइम पर भी यही हुआ था, उन्होंने भी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मंगवा लिया था। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं मंगवा सकती। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की हुदूद में दखलंदाजी, अपना पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में दखलंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ मसला आपसा ये है कि हमें देखना यह है कि आगाज़ कहाँ से होता है। आगाज़ होता है 63A से। 63A की तशरीह ऐसी करके आइन को रीराइट किया गया और तहरीक अदम एतमाद को सिरे से ख़त्म कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट की तारीख भी कोई हमारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, यानी इतना बड़ा आईनी बहरान है, उसमें फुल कोर्ट बिठाने में क्या मसला है? मसला तो, डिमांड तो बहुत जायज़ है। ये डिमांड इमरान खान साहब भी कर चुके हुए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी फुल कोर्ट बिठाए, हमें कोई मसला नहीं है। यानी इस पर इमरान खान साहब को भी एतराज़ नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है उनको। वो कह रहे हैं जी, अभी इमरान खान साहब ने, जैसे आपने कहा कि जी 15 जजेस मुत्तहद हो जाएं, तो असल चीज़ जो है, असल मसला जो है कंडक्ट का, हमें कंडक्ट जो है वो महाज़ाराई की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जब महाज़ाराई होगी तो सारे सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट की हुदूद में जाएगी तो फिर पार्लियामेंट के अंदर से इस तरह की तकरीरें भी आएंगी और फिर तलबी भी होगी। अब तो ये बातें हो रही है कि चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में तलब करो। कल ये शाहिद खाकान अब्बासी जैसे ठंडे मिजाज के आदमी ने मुतालबा किया है। तो ये महाज़ाराई जो है, ज़ाहिर है हमें देखना ये है कि आगाज़ कहाँ से हुआ। शैला साहिबा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महाज़ाराई की सूरत हाल बनाने से पहले भी तो इस मामले को कुछ संभाला जा सकता था, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अपने इंटरेस्ट का मामला होता है तो जूनियर जजेस की एलिवेशन के लिए भी, महाज़ाराई से बचने के लिए, वहाँ पे भी जनरल बाजवा साहब के मशवरे के ऊपर वज़ीर कानून सपोर्ट कर देते हैं, वोट दे देते हैं जूनियर जजेस को। तो यहाँ पर भी तो कोई अपनी मसलहत का, सीनियर पार्टीज़ हैं, इतनी एक्सपीरियंसड हैं, तो कुछ तो निकालते हैं कि दो आइनी जो सतून है रियासत के, वो इस तरह आमने सामने ना हों कि मुल्क में, पाकिस्तान में अगर कोई आम आवाम के पास जाके पूछा जाए तो वो हमेशा इंसाफ का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी हैसियत एक आम शख्स के जहन में भी है। तो आप नहीं समझती कि उसको नुकसान पहुंचेगा तो फिर मुल्क को नुकसान पहुंचेगा? लंबा सवाल है। देखिए, बात यह है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को आमिरों का साथ दे दे के, अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को अपना रवैया बदलना चाहिए। ये इस मुल्क में तीसरी जमहूरियत है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा 2 वज़ीर आज़म को घर भेज चुकी है, जिसपे बड़ी एक शर्मिंदगी की सूरत हाल महसूस होती है ना अपने मुल्क के हालात पे। तो अब ज़रा सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कहाँ से चला जाए, मौलवी तमीज़ुद्दीन से चला जाए या अयूब की ड्यूरेशन को देखते हुए फिर भुट्टो साहब की हुकूमत गिराए जाने और फिर भुट्टो साहब की शहादत जो जुडिशल मर्डर है उसको देखा जाए, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब, इवन जो की गवर्नमेंट आप गिरती है तो आप कह देते हैं कि गलत गिरी थी, लेकिन अब मुल्क में इलेक्शन की सूरत हाल है। अपने वक्त में आप कह देते हैं कि डोगर की अदालत थी ही नहीं, और फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट के भी आप यही कहते हैं कि गलत गिराई गई थी, लेकिन अब इलेक्शन की सूरत हाल है। तो वैसे तो समोसे से लेके हर चीज़ पे आज खुद नोटिस होता है, क्यों नहीं लेते आप? पंजाब में आपका काम बैलेंसिंग नहीं था कि आप बैलेंस करने की कोशिश करें इधर और उधर, आपका काम था। तो अब आप मुझे बताएं, वज़ीर आज़म फांसी चढ़वा दिए, वज़ीर आज़म घर भेज दिए, हुकूमतें गिरवा दी, पंजाब को बर्दाश्त कर लिया। अगर आपने एहसान किया ये कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होने के बाद असेंबली तोड़ दी गई थी और आपने इजलास बुलाया, तो आप एक काम और कर सकते थे, उस पर भी खुद नोटिस ले सकते थे। लेकिन अब फुल कोर्ट तो ऐसी चीज़ ही नहीं है। रूजवेल्ट का मैं कोर्ट पढ़ती हूँ तो उसमें भी यही है कि आपने जो है
आइन के ऊपर फैसले नहीं करने हैं, आइन के अंदर रह के फैसले करने हैं, आइन आपने लिखना नहीं है यानी कि। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना वो उनको डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, वो यही कहते हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट मिलके करे काम। तो अब हमें तो आप मैं दोबारा क्योंकि आम आदमी जिस तरह बात करता है, आम बंदा जिस तरह सवाल करता है वो यही होता है कि फुल कोर्ट नो फुल कोर्ट उनके क्या इख्तियारात हैं, डिक्टेटरशिप वन मैन रूल है या नहीं है। ये मामलात पहले से चल रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम से भी लेके आते रहे हैं इन मामलात को। लेकिन जब आप कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना रवैया तब्दील करे, इलेक्शन का जो मामला हमारे सामने है जो PTI ने जिसको इशू बनाया हुआ है, तो क्या जो अदलिया है वो ये देखकर अपना फैसला दे कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदाई साहब, मौलाना फजलुर रहमान या आप लोग दीगर जो हुकूमत के अंदर बैठे पार्टीज हैं, उनके दिल क्या चाहता है कि पाकिस्तान में इंतखाब कब हो? वो 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो या 90 दिन के अंदर हो आईनी तौर पे? देखिए अदलिया ने तो जो पंजाब असेंबली में समझ आया और KP में उन्होंने अपने दिल के हिसाब से फैसला कर दिया, कानून के हिसाब से फैसला नहीं किया। अब वो ज़रा पार्लियामेंट की सुपरमेसी को समझें और उसको इस तरह से लेके चलें। 90 दिन तो कब के ख़त्म हो चुके। जब आपने 30 अप्रैल की तो 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को 90 दिन होते थे। फिर जब आपने 14 मई की तो 90 दिन तो अब आप एक साइड में रख दें। तो अदलिया को समझना होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या आप हमारा रिकॉर्ड मंगा रहे हैं? जब बिल पास होते हैं तो वो सब देखते हैं कैसे होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है, सब मौजूद है। और रही बात के गंदे बच्चे या फलाने बच्चे, तो बिगड़े हुए बच्चे, जब बिगड़े बच्चे तो जब थे जब उन्होंने खुद इकरार किया कि उन्होंने कहाँ के पैसे उधर इस्तेमाल कर लिए हाउसिंग सोसाइटी में, या ये कि कितने के हीरे कितने में बेचे और क्या किया, तो वो गंदगी जो है उसकी बदबू दूर तक आ रही है। वो अभी तक समझ में नहीं आ रही कि नाक बंद करें आंख बंद करें। चीमा साहब, ये जो ऑडिट की बात हो रही है, एक सर्विंग जज साहब के हवाले से आज तकारीर हुई, उनका नाम लिया गया, जस्टिस नकवी साहब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो बिलखुसूस जो प्लॉट उन्होंने ख़रीदा उसकी एक्चुअली मार्केट वैल्यू क्या थी, ये सवाल कौमी असेंबली में उठाया गया है। ये आप समझते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसको इंडोर्स करेंगे आप लोग? ताकि क्योंकि हमेशा से आपकी जमात और आप खुद भी ज़ाती तौर पे हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, तो कानून सबके लिए बराबर, असूल सबके लिए बराबर की बात करते हैं। तो ये बहुत अहम ओहदों पे बैठी हुई बहुत अहम शख्सियात हैं जो क्वेश्चन करते हैं तमाम सियासतदानों को, दीगर लोगों को, पूरे मुल्क को। तो उनको अपने भी जो है वो लेकर आना चाहिए, क्लैरिटी के साथ तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि उन पर सवाल ना उठे। देखें, ये तो आप कह लें कि जो मुकद्दस गाय, मुकद्दस सांबरी के बछड़े और ये वो वगैरह वगैरह जो बने हुए अनटचेबल बने हुए, ये तो नहीं होने चाहिए। ये मुल्क मस्जिदों का, मंदिरों का, बछड़ों का, मुकद्दस गाय का नहीं है। ये 23 करोड़ लोग हैं, सारों को एक जैसा मुल्क है। हम कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड है उनकी हुर्मत एक जैसी है। ये कोई पार्लियामेंट को तकद्दस लेके बैठ जाता है, कोई क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट का लेके बैठ जाता है, कोई अदारे का लेके बैठ जाता है, कोई वर्दी का लेके बैठ जाता है, ये कोई भी मुकद्दस नहीं है। लोगों के हकूक जो है वो मुकद्दस हैं, लोग मुकद्दस हैं, और लोगों यू कैन से कि आइन मुकद्दस है। मुकद्दस आइन है, लोगों के हकूक हैं और लोग मुकद्दस। ये लोग ये अदारे मुकद्दस नहीं है, बिल्कुल मुकद्दस नहीं। मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ। ये साफ़ी कहता है मैं मुकद्दस हूँ, पार्लियामेंट कहती है मैं मुकद्दस हूँ, सियासतदान कहते हैं मैं मुकद्दस हूँ, आर्मी वाले कहते हैं हम मुकद्दस हैं, जजेस कहते हैं हम मुकद्दस हैं। कोई मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस अवाम है, मुकद्दस इस मुल्क का आइन है, मुकद्दस इस मुल्क के लोगों के हकूक हैं। तो सर आप लोग एंडोर्स करते हैं ये जो PAC में तहकीकात का मामला है, इसको आप एंडोर्स करते हैं कि जो बात आज होनी चाहिए? ये क्या क्यों नहीं करेंगे? लेकिन टाइमिंग इसकी बिल्कुल गलत है। अगर आपका पर्पस तहकीकात ना हो, पर्पस सारे जजों की तहकीकात ना हो। देखें, क्वेश्चन आया था क्या नाम है फाइज ईसा साहब का। फाइज ईसा साहब से शुरू करें, चीफ जस्टिस साहब से शुरू करें, बाकी से किसी से करें। तो मतलब आप कह लें कि आपका मूड है तो आज और वो भी ये कि इन दिनों आज नहीं कर सकते, आप इसके बाद कर लेना, इससे पहले कर लें कभी। ये तो अच्छा, वैसे टाइमिंग के हिसाब से चीमा साहब एक और बात भी अगर मुझे आप इजाज़त दें मैं इसमें ऐड कर दूं, जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए भी बहुत से कंडक्ट के जो मामलात हैं, क्योंकि चंद दिन पहले हमने मुबैना एक ऑडियो थी जिसको आप ओनरशिप उसकी ले लिया है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो आपकी जमात के पार्टी टिकट बेच रहे हैं। वो किसी की सिफारिश करते हैं, वो लग जाता है, उनका बेटा उनकी बिहाफ पे डील करता है, पैसों की बात होती है। तो ये फिर बहुत ही एक उस लेवल के ऊपर कि जहाँ आप लोग इसको, आपकी जमात तो इसी तनाजुर में ले रही है कि अदलिया को अटैक कर रहे हैं और उसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं, और आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये इसकी टाइमिंग को अहम नहीं बना देता कंडक्ट के जो सवाल आते हैं, क्योंकि चीज़ें सब खुलकर आजकल डिबेट में है। देखें,
देखें, पहली बात तो ये कि एक साबिक चीफ जस्टिस जो है और जो आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने जिनको भर्ती किया, उनके वो सेक्रेटरी थे, लॉ के सेक्रेटरी थे, यू कैन से कि उनके कंडक्ट के हवाले से, जस्टिस इफ्तार के हवाले से या बाकी जजेस के हवाले से हमारी कई हो सकती हैं, रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस जज का आज के इस फैसले से क्या ताल्लुक, उस जज का आज के आइन को जो एब्रोगेट हो रहा है उससे क्या बात हो रही है? सर 90 दिन में इलेक्शन होना था, सारे मुल्क का ये मसला है, उस मसले सर उनके ऊपर थ्रू आउट द टाइम ये इल्जाम था कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए फील्ड खाली की, नवाज शरीफ साहब को सजा दी, सबको दी, तो उनका कंडक्ट है कि वो आज आपके टिकट बेच रहे हैं। अब सर 1 मिनट रुकना, मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क में 12 करोड़ लोग आप पहले पंजाब में हैं, 23 करोड़ लोग पूरे पाकिस्तान में हैं, 23 करोड़ लोगों में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरा जो फैसला आज का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रिगार्डिंग अदालत जज ना, रिगार्डिंग इलेक्शन और जो आइन को एब्रोगेट करने का मसला है, उसके साथ उसको मैं छोड़ के तो किसी के सास की, किसी के बहू की, किसी के बेटे की वो ऑडियो और वीडियो निकाल रहा हूँ, मैं डिसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा, मैं रास्ता नहीं खोटा कर रहा, मैं आइन को पसे पुश डाल के तो मैं एक जस्टिस इफ्तार के बेटे का ले आऊँ, मैं जस्टिस क्या नाम है ये साकिब निसार के बेटे का ले आऊँ, बेटी का ले आऊँ, सास का ले आऊँ, किसी वकील का ले आऊँ, किसी मतलब अटॉर्नी जनरल का ले आऊँ। मैं चीमा साहब हैरान हूँ कि आप बिल्कुल इस पे हैरत का इजहार नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं साकिब निसार साहब वाली जो बात है उसकी हर लेवल पे, सर एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आए आप इस पे जरूर फिर बात कीजिएगा कि लेकिन एक कम से कम एक हैरत की बात तो एक असूल तो सबके लिए एक होना चाहिए, तो हैरत की बात तो कम से कम होनी चाहिए कि भाई किस किस्म की डीलिंग वो कर रहे थे फ़ोन के ऊपर, जो पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन ओहदे के ऊपर रहे और जिस वक्त रहे उस वक्त आपकी जमात के हक में बहुत कुछ होता रहा। ब्रेक की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब बड़े सख्त इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन सबूत वो पेश नहीं करते। क्या हो सकता है इस सिलसिले में, कैसे इमरान खान की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है जब सबूत उनके इल्जाम के सामने नहीं है? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर अपनी बात दोहराई है जब वो अदालत पेशी के मौके के ऊपर आए। कहते हैं कि उनको किसी और दुश्मन से, किसी मुल्क से, किसी और से ख़तरा नहीं है, बल्कि उनकी जान को ख़तरा है और सिर्फ डर्टी हैरी से ख़तरा है। अब सब लोग जानते हैं कि वो ये इल्ज़ाम किस तरफ लगाते हैं। इमदाद सोमरो साहब, इमरान खान साहब के इन इल्ज़ामात की संजीदगी आपकी नज़र में कितनी सीरियसनेस है? एक सिक्योरिटी कंसर्न जब होता है और इस किस्म की इतनी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल शख्सियत जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन इस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न को इस्टेब्लिश करने का क्या तरीका होता है? क्योंकि यहाँ पे एक सिलेक्टिव हम देखते हैं कि जब मौका पेशी का आता है तो ये बात की जाती है, और जो इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन पर्सन है या एक इदारे की तरफ है, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं ऐड करते हुए कि पंजाब की निगरान हुकूमत भी ये डर्टी हैरी ही चला रहा है। कितना सीरियस लेते हैं आप जब खान साहब ये बात करते हैं? खान साहब की ज़िंदगी को जो ख़तरात है उसका उनकी अपनी हुकूमत के दौरान भी कहा जाता रहा। शेख रशीद वज़ीर दाखिला थे, वो भी बात करते रहे। आज भी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ये बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं। लेकिन अब मसला जो इमरान खान साहब जिस तरह इसमें इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो उनके इल्ज़ामात आप अगर बाकी मामलात में देखें तो वो अपने इस तरह के इल्ज़ामात से पीछे हटते हुए भी आपको दिखाई दिए। साइफर वाला मामला है, अमरीकी साजिश का मामला है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ात पर कभी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, संजीदा इल्ज़ाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब को ख़तरात नहीं है, इसलिए मैंने आगाज़ यहीं से किया क्योंकि उनके ऊपर एक हमला भी हो चुका हुआ है। लेकिन इस तरह के मामलात को अगर आप अदालती पेशियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप वो जो हमारे यहाँ होता है एक रूटीन होती है हमारे यहाँ अपना गांव देहातों में, शहरों में, कि अगर आपने किसी के साथ लड़ाई, आपकी किसी के साथ कोई मखासमा है, आपका किसी के साथ कोई तनाज़ा चल रहा है, तो आप पूरी की पूरी बरादरी को के ऊपर मुकदमात करवा लेते हैं। तो इस तरह का एक बिहेवियर नज़र आता है इसमें। और फिर जो संजीदा इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं वो फिर इस तरह के इल्ज़ामात की जद हो जाते हैं, उसके पीछे जो है वो दब जाते हैं। तो लिहाजा ये एक संजीदा मामला है। इमरान खान साहब जब अदालत में जाकर ये बात करते हैं तो मैं भी इस मामले पर भी हैरान होता हूँ कि हमारे किसी भी जज साहब ने आज तक इस मामले को लेकर कोई तफ्तीश और तहकीकात का ऑर्डर नहीं किया। हुकूमत को ही कह दे या इमरान खान साहब की टीम है, उनसे पूछें कि जी आपके पास इंटेल उनको आपके ख्याल में सोमरो साहब जिस अंदाज में वो बात करते हैं और फिर आप और हम ऑब्जर्व करते हैं कि काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के ऊपर भी एक बनाया जाता है बयानिया। कुछ ब्लॉगर्स हैं वो 1-2 दिन पहले आके एक माहौल सेट करते हैं कि हमारे पास खुसूसी इंटेल है, ये मुल्क से बैठे हुए लोग हैं, बाहर बैठे हुए लोग हैं, और फिर उसको दोहराया जाता है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को किसी संजीदा लेवल से ये इंटेल खुफिया इतलात मिल रही हैं, या उनकी सोर्स यही लोग हैं जिस किस्म की बात की जाती है जो हम भी सुनते हैं? देखिए अब एक प्रोपेगेंडा, दो चीज़ें हैं। उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं
इसमें पाकिस्तान में जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो फिर आम जिंदगी नहीं गुजार सकता, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात रहते हैं। हमने लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो शहीद तो इस तरह गंवाए हैं, लिहाजा इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं। लेकिन ये वाला जो इमरान खान साहब वो जो आप बात कर रही हैं कि बाहर बैठे लोग बता रहे होते हैं कि जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि इस तरह अब किया जाएगा, या इमरान खान साहब खुद बता रहे थे कि जी मैं जब 18 मार्च को गया अपना इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर लोग थे जो मुझे कत्ल करना चाह रहे थे। ये संजीदा मामला थे। इन संजीदा मामला को अगर इस तरह की सोशल मीडिया के हवाले किया जाएगा और उसको फिर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ उसको प्रोपेगेट करती है उन चीज़ों को, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली इमरान खान साहब को ही होगा। तो ये एक संजीदा मामला है। इदारे मुल्क में अदालतों से तो इमरान खान साहब को इंसाफ मिल ही रहा है, रिलीफ मिल ही रहा है। कम से कम उनके सामने चीजें रख दें कि ये मेरे पास सबूत है और ऑन रिकॉर्ड खान साहब वहां से तो मिल रहा है ना उनको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जी जी सोमरो साहब, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट भी है ताकि किसी किस्म का बाद में फिर कोई गुंजाइश ना रहे। चीमा साहब, यही बात है सर कि जब आपको इतलात दी जाती है और जब आप इस लेवल के शख्सियत होते हैं, सोमरो साहब ने भी बात की है, तो फिर कोई या तो उनको इंटरनेशनल एजेंसी से ऐसी इतलात आ रही हैं या उनके पास ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिसको उनको फौरी तौर पे ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए। कहाँ से उनकी सोर्स ऑफ, क्योंकि इमरान खान साहब जर्नलिस्ट तो नहीं है कि उनको हम सोर्स नहीं पूछ सकते, उनके ज़राए नहीं पूछ सकते, तो क्या उनको अदालतों और सबके सामने ऑन रिकॉर्ड आकर वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिसकी बेसिस पे वो स्पेसिफाई करके शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और इदारे के ऊपर बिलखुसूस? देखें, हमने इल्ज़ाम अदारे पे लगाया जब वज़ीराबाद इमरान खान पे हमला हुआ, ना बाई नेम लगाया। अदारे का काम था कि वो अपनी सफाई देता। अदारे का आज भी ये काम है, जिम्मेदारी है कि वो सफाई दे अपनी, और सफाई एक दे सफाई दे और दूसरी सर वो सफाई दें तो आप मानेंगे? सर जुबानी सफाई दें तो वो आप मानेंगे? जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसको सबूत नहीं देना होता सर। बीबी सफाई ना, इतना ना डरे ना, बात करने देना। कोई ऐसा यहाँ पे ना खुदाया ना कोई आप जरूर कहिए सफाई जमीन मतलब फायदा कोई नहीं मालूम होता सर सफाई जमीन पे रेंगने वाली। हम जमीन पे रेंगने वाली महलूक नहीं है, हम भी इंसान है और वो भी इंसान है, हमें बराबर ही रहने दें, ठीक है, हमें बात करने दें। मैं कह रहा हूँ कि अदारे पे इमरान खान साहब ने बाई नेम इल्जाम लगाया, ठीक है, बंदे का नाम। अच्छा, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। नंबर एक, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, FIR होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि इस मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन पे आप कह लें हुआ हमला हुआ, गोलियां लगी, बंदे शहीद हुए, आज तक मुल्ज़म नहीं पकड़ा गया। मुल्ज़म ना पकड़ा जाए और कवर अप स्टोरी हमें सारी नजर आए तो हम इल्ज़ाम क्यों ना लगाएं? कौन सी चीज़ हमें रोकती है इस बात से कि हम समझे कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, हुकूमत हमारे साथ है, अदारे हमारे साथ हैं? देखें, मुझ पर अगर इल्ज़ाम लग जाए, कोई इल्ज़ाम लगे तो मैं कोशिश करूंगा, मैं सफाई दूं उसकी, मैं कोशिश करूंगा कि उसका मुल्ज़म पकड़ा जाए ताकि मेरे ऊपर से इल्ज़ाम हटे। चीमा साहब, मुझे सिर्फ मैं हैरान हूँ आपकी इस बात पे। सर चीमा, मुझे अगर सर आप प्लीज़ ये मत समझे कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप ही बात कीजिएगा, लेकिन चीमा साहब मैं ये लॉजिक समझ नहीं आती है। मैं अगर यहाँ कैटेगोरिकली बैठ के कहूँ कि मुझे इस शख्स से खतरा है तो मुझे कोई ना कोई सबूत तो इसका देना है कि ये मेरे पास मैसेज मौजूद है, ये मेरे पास वीडियो मौजूद है जिसके अंदर ये लोग बैठकर प्लानिंग बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता जान को कत्ल करने की या जो भी प्लानिंग है। खान साहब जो बात कर रहे हैं, जो वजीराबाद में वाकया पेश आया, उसके ऊपर भी आपकी जमात के पार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तजाद भरे बातें की गई थी। पहले कहा गया हमें कल रात से पता था, पहले से पता था यहाँ पर ये होगा, तो हमने पूछा कि ये सबूत सामने रखे जाते तो इसको रोका जा सकता था। अब दोबारा सवाल यही है कि खान साहब जब ये कहते हैं कि इस स्पेसिफिक बंदे से मुझे खतरा है, तो एक सबूत तो सामने रखें ताकि हम डिफेंड करें यहाँ पर खान साहब की सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको, और उनको सिक्योरिटी के का मुतालबा किया जाए। मुझे आपकी बात का, आपकी मजबूरी का भी एहसास है और मुझे अफसोस भी बहुत है, ठीक है, मुझे आपकी लॉजिक का अफसोस है और मुझे आपकी मजबूरी का एहसास है। देखें, मुझे भी आपकी मजबूरी का एहसास ही हो रहा है चीमा साहब, जिस तरह आप घुमा रहे हैं बात को। अल्लाह ताला ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया, अल्लाह ताला मेरा बड़ा मेहरबान है, मुझे उसने बड़ा बेनियाज रखा है, मुझे कभी मजबूर नहीं किया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि देखें, क्वेश्चन ये है कि इमरान खान पे हमला हुआ, बंदे कत्ल हुए, दिन की रोशनी में हुए, इतनी बड़ी स्टेट जिसे कहते हैं दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां, दुनिया के बेहतरीन अदारे, आज तक कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया? कातिल पकड़ा जाता, हमें पता लगता कि फलां कातिल है, इस बंदे ने ये किया है। कातिल 3 थे, सारी स्टेट ने जोर लगाया कि कातिल 1 है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन लोगों ने एक दिन पहले धमकियां दी वो सारे के सारे उनमें से किसी एक पे पर्चा नहीं हुआ। फिर तीसरी बात है कि हमने जिन लोगों पे FIR दी कहीं पे जाके उनकी इंक्वायरी नहीं हुई। और चौथी बात कि उसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न हमले हो रहे हैं।
और पांचवी बात ये कि हम अवामी लोग हैं, हमने अवाम में ही जाना है। हम कोई आर्मी तो है नहीं, हम कोई पुलिस तो है नहीं, हमारे पास मुलाजम तो है नहीं कि हम कहें फलाने को पकड़ो, ठीक है, हम वो तो है नहीं। हमने तो अवाम में जाके अपना केस लड़ना है। लिहाजा देखें, हमने ये केस लड़ना है, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। लियाकत अली खान का केस आज अवाम में है, बेनज़ीर का केस अवाम में है। मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है शैला साहबा से, ठीक है, मैं जी चीमा साहब मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं शैला साहबा से इसी के ऊपर कमेंट लूंगी। ये कहते हुए सर कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रही है निशाना, क्यों कर रही हैं? इसीलिए कर रही हैं कि वो वाकई कत्ल था। हमने भी करना है, हमने भी नाम लेना है, हमें कोई ना रोके। जरूर चीमा साहब, ठीक है, मैं शैला साहबा की तरफ ये बात लेके ये कहते हुए कि आपको कोई नहीं रोक रहा, आप इसका नाम ले, बड़ी बातें कर चुके हैं कि जो इस मुल्क के माजी में कोई मुतामिल नहीं हो सका, तो अब कोई पर्दादारी नहीं है, आप खुलकर बात करते हैं और वैसी बातें भी कर देते हैं जिसकी वजाहत देने के लिए कोई और आकर अपना जवाब तो दे नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि ये लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो खुद ही अपनी आपके आके सफाइयाँ पेश करे। एक क्विक कमेंट शैला साहबा का अगर मैं शामिल कर सकूं, शैला साहबा क्विक कमेंट इसके ऊपर आप दीजिएगा। ये सीरियस मसला है, हम एक बहुत बड़ी लीडर को खो चुके हैं। शैला साहबा मुझे सवाल कंप्लीट करने दीजिएगा बेनज़ीर शहीद साहबा को, आप लोग क्यों सीरियस नहीं लेते खान साहब की इस बात को? मैं ये कहूँगी कि हमला तो इन्होंने करते हैं, जब भी खान साहब की पेशी होती है इतने सारे लोग असला बरदार जाते हैं, उसकी दीवारों पे भी चढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ हमें हमले की बात ना करें, हम तो तारीख़ बता रहे हैं। तारीख़ में अगर मैंने कोई गलत बात की है तो आप मुझे बताएं कि ऐसा नहीं हुआ, क्या ऐसा नहीं हुआ था जो सारी बातें मैंने बताई? क्या यूसुफ अज़ा गिलानी को आप फवाद चौधरी से पूछ लें, गलत घर भेजा गया, और गलत घर भेजा गया नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में। आज वही अदालत बेटी न मानने पे कह देती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो हमने हमला नहीं किया, हमला आप लोग कर रहे हैं। असल बात जो है वो ये है कि आप नाम ले रहे हैं कि जी मुझे फ़लाँ शख्स से, नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि ख़तरा है। तो पहली बात यह है कि जब पंजाब में आप पे हुआ तो FIR, मतलब मैं एक छोटे से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हूँ, मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो मैं कहती हूँ जी FIR कटवाएं, तो फिर आपको शोर मार रहा है या कुछ हो रहा है तो मैं उसके ख़िलाफ़ जाऊँगी, फिर मैं उसकी FIR करवाती हूँ। आपको नहीं मालूम क्या, इतने बड़े बड़े कानूनदान हैं, बैरिस्टर जफ़र थे, सब थे, कि इसकी MLO की बाकायदा आप जो थे वो हमला हुआ था जानलेवा, और आप ये 2.5-3 घंटे में जाके शौकत खानम पहुंचे, आज तक न ठीक हो सके जर्रे लग के। मैं शौर जो इमरान खान वक्त खत्म हो रहा है शैला साहब, पॉइंट बिल्कुल है, लेकिन जी उस पे फिर जो जवाब उनकी तरफ से था वो यही था कि हमारे ऊपर इस किस्म के प्रेशर्स है। लेकिन देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। शैला साहब बहुत शुक्रिया आपका, जमशेद इकबाल चीमा साहब और इमदाद सोमरो साहब, कीमती वक्त के लिए आप तीनों का के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये बहुत संजीदा मसला है, इस पर आने वाले दिनों में भी बात होगी। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं भारत में, इसके ऊपर स्पेशली बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिफारती महाज के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, आज की बड़ी इसके अंदर अहमियत है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब बरतानवी बादशाह की रस्म में ताजपोशी के लिए इस वक्त वो लंदन चले गए हैं, और वज़ीर ख़ारजा का जो एक दौरा भारत है वो बिलावल भुट्टो साहब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत में हैं, जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इस वक्त जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक इशाया एक डिनर दिया हुआ है, तो उसमें यकीनी तौर पर भी वो शिरकत के लिए पहुँच चुके होंगे। यही स्केड्यूल के मुताबिक इसका टाइम है। इस मौके पर अब सबकी नज़रें जो भारतीय मीडिया की भी हैं, हमारी भी हैं, और उन विजुअल्स का इंतज़ार है कि क्या उनकी मुलाकात जो है वो अपने भारतीय हम मनसब से भी होगी, क्योंकि या अगर उसके अलावा भी कोई एक्सचेंज होगा, कोई हैंडशेक, कोई अल्फाज का तबादला आपस में होगा, तो फिर उसके किस किस्म के इम्प्लीकेशंस हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए। इस हवाले से बहुत अहम बात है कि ये एक दिहाई के बाद दोनों ममालिक में इस सतह की पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान से इतना हाई लेवल का डेलीगेशन भारत के अंदर गया है। इसके ऊपर जो मुल्क में पाकिस्तान में ऑपोजिशन है PTI, वो उनमें तकसीम है कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर तनकीद की है। वो समझते हैं कि हुक्मरानों के लिए कश्मीर का ये जो मसला है ये अहम नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो रेलेवेंट शख्सियत हैं PTI में से इसके ऊपर बात करने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का SCO का सरगर्म एक रुकन है पाकिस्तान, और वज़ीर ख़ारजा का भारत जाने में इसमें कोई उनको हर्ज दिखाई नहीं देता। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। सैयद हुसैन तारिक साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ख़ारजा अमूर के, मेंबर नेशनल असम्बली पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया तारिक साहब।
थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर मैम। जी सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग हम आउटकम इसका क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हम मीडिया कवरेज की हद तक भी बातचीत देखें तो हमने देखा कि भारत के अंदर जब इसको एक्सेप्ट किया गया इस इन्विटेशन को, तो यही डिबेट हुई कि पाकिस्तान शायद अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है, लेकिन हमारा फॉरेन ऑफिस ने बात वाज़ेह की कि हम शंघाई ताउन तंजीम की वजह से ही वहाँ पर जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द आउटकम वी आर एक्सपेक्टिंग? एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई वहाँ पे कोई बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज़ जस्ट फॉर SCO, और वहाँ पे एक मल्टीलैटरल डायमेंशन में जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं उन सब के साथ SCO में शामिल होना था, क्योंकि ये एक एनुअल मैंडेटरी मीटिंग होती है बिटवीन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, और पाकिस्तान ने कभी ये मीटिंग अपनी मिस नहीं की है। वी हैव ऑलवेज बीन देयर एंड वी हैव ऑलवेज प्रेजेंटेड आवर केस। जैसे आपको पता है SCO इज़ फॉर रीजनल सिक्योरिटी। SCO एक रीजनल बहुत बड़ा फोरम है, प्रॉबेबली द लार्जेस्ट फॉर रीजनल फोरम, जिसमें 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड उसमें कवर होती है स्पेस में, और GDP के हिसाब से भी अबाउट 25% ऑफ द GDP के इस स्पेस में आता है। तो इट इज़ अ फोरम जहाँ पे जाके हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट करते हैं, और ऑब्वियसली कश्मीर जो हमारा एक हम हर बार डेकेड से उसका केस लड़ रहे हैं, और उस पर कभी भी इंशाल्लाह कोई भी उस पर वो नहीं है, वो हमारा टॉप एजेंडा है, टॉप प्रायोरिटी है। बाकी कोई बायलैटरल मीटिंग अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है। जो कॉमन कर्टसीज, डिप्लोमेटिक कर्टसीज होती हैं टुवर्ड्स वन अनदर, दैट इज़ द ओनली थिंग सो फार। लेकिन इस पे फिर अब एक स्टेट पॉलिसी के ऊपर भी बात होती है कि हमारी एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी बात होती है कि हम बेसिकली इस वक्त भारत के मामले के ऊपर पॉलिसी रखते क्या हैं। कुछ अरसे के पहले वज़ीर दिफा कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत में, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने वर्चुअली भी शिरकत नहीं की थी। मलिक अहमद खान साहब को उस मीटिंग के अंदर वर्चुअली बिठाया गया था ऑनलाइन। तो उस वक्त एक ये तासुर मिला कि शायद हम इस किस्म की कोई भी इंगेजमेंट जो है खा वो किसी भी लेवल के ऊपर वो नहीं करना चाहेंगे। अब जब वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर जा रहे हैं तो हम समझें कि आगे के लिए इस लेवल के ऊपर अगर कोई बातचीत है तो उसमें हम जाना चाहेंगे। अब हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ है थोड़ी कुछ पिछले अरसे। मैम राइट नाउ इस पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं है एज ऑफ राइट नाउ। दिस इज़ जस्ट फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे मैंने कहा कि इसका अपना एक बड़ा वेटेज है, और पाकिस्तान हैज़ नेवर मिस्ड दिस मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, या जो उनकी बाकी जो होती हैं CHS या उनकी भी, तो यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। बट इसका ये मकसद नहीं है कि हम वहाँ से इंडिया से कोई अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। जो आगे जाके अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वी कैन ऑलवेज लुक इनटू इट, और पाकिस्तान रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा खा रहा है। वी ऑलवेज उनकी तरफ से हमेशा एक अग्रेसिव स्टांस आया है इंडिया की तरफ से, और हमारी तरफ से हमेशा कोशिश की गई है कि डिप्लोमेटिकली हम लोग बैठें और अपने जो मसाइल हैं उनका हल निकाल सकें। अब एक और चीज़ भी इसमें आती है तारिक साहब के, जहाँ पर जो भारत के अंदर जो उनका पाकिस्तान से रिलेटेड मामलात होते हैं उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अर्सा पहले पुलवामा हमले के हवाले से भी जो इंकशाफात सामने आए उसमें वाज़ेह तौर पे बात कही गई कि उस टाइम मोदी साहब ये सारा कुछ करना चाह रहे थे सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा कोई भी एक कदम जो हम आगे बढ़ाएं उसको अपने ज़ाती मफाद, ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल भारत में ना किया जाए और वो किसी भी तौर पर बैकफायर ना करे बल्कि एक मुस्बत इकदाम ही रहे? मैम बात यह है कि देखें, उनकी जो इंटरनल या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं वो उनका अपना कंसर्न है, उनका अपना इशू है। हमारी तरफ से हमेशा ये स्टांस रहा है कि वी आर वेरी क्लियर अबाउट आवर फॉरेन पॉलिसीज़। अगर उसको वो घुमा फिरा के अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए अगर यूज़ करते हैं तो दैट्स देयर ओन कंसर्न। हमारा बिल्कुल वाज़ेह इस पे एक वो स्टांस है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं कश्मीर के ऊपर या ओवरऑल इंडिया के ऊपर, उसको हम इस कम अज़ कम विज़िट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये SCO बार बार मैं इस बात पे आता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत बड़ा रीजनल फोरम है। यहाँ पे बाकी मेंबर स्टेट्स भी आते हैं, वहाँ के डिग्निटरीज़ वहाँ पे होते हैं, और इससे हमें यह फ़ायदा मिलता है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमारी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। और एक ऐसा फोरम है जहाँ पे बैठकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ पे इन सब अपनी कंसर्न्स को और ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके ऊपर वहाँ पे हमें एक चांस मिलता है कि वी सिट एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स। सो राइट नाउ वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट,
और जहाँ तक ओवरऑल अगर कोई पॉलिसी की चेंज है तो दैट वुड बी एट अ लेटर टाइम आई गेस, अगर कुछ हुआ भी तो। बहुत बहुत शुक्रिया सईद हुसैन साहब आपका। आप वाजे करते हैं इस बात को कि ये मकसद यहाँ पर SCO में जो पाकिस्तान की शराकत तारी है और बहुत अरसे से है और इसमें सफ़े अव्वल में पाकिस्तान आता है, तो यही हमारा वाहिद मकसद है वहाँ पर जाने का। अब नाज़रीन हमें ये देखना होगा कि ये विज़िट जब तक कंक्लूड होता है तो फिर इसमें से अगर और भी कोई चीज़ निकलती है तो उसको हम इस प्रोग्राम में ज़रूर एनालाइज़ करते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।